चलो अच्छा ये बताओ तुम लोग में से किसका किसका पेपर था? मेरा अपना उनका अपना। और मेरा भी था। ओके, कैसा रहा पेपर आप लोग का? अच्छा था। ओके, मैथ्स का था या साइंस सर का? अच्छा। अपना तुम्हारा तो साइंस का रहा होगा। नहीं मैथ्स का सर। अच्छा तुम सीबीएसई में हो? यस सर। यस सर। ओके चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं आपके, 2 फॉर्मूले को आपको इसमें समझना है, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, और ये मान के चलिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका चैप्टर है 1 मार्क्स का आपको दे के जाता है, ठीक है। सो इस पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। इसके क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, ठीक, आसानी से लगने वाले होते हैं। ओके ठीक है, चलो देखो। सो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे है, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस ऑफ नंबर किस ऑर्डर पे, ऐसे जैसे हमने मान लीजिए एक नंबर लिया समथिंग 3, और इसी में कुछ नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर लाए, जैसे मान लीजिए हमने इसमें 2 ऐड किया, 2 ऐड करके नेक्स्ट नंबर लाया 5, देन अगेन हमने सेम 2 ऐड करके नेक्स्ट नंबर लाया, नेक्स्ट नंबर आपका 7, देन अगेन 2 ऐड करके आप 9 लाए। तो अगर आप ऐसे ही सेम वे में ऐड करते चले जाए ना, कांस्टेंट नंबर ऐड कर करके नेक्स्ट नंबर लाते चले जा रहे हैं, तो इस टाइप का जो सीक्वेंस बनता है ना, जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपी। उसे हम क्या बोलते हैं? एपी। यानी ये जो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन, ये जो आपका सीक्वेंस बन रहा है वो एपी, वो क्या है? एपी। तो मैंने 2 वर्ड्स का जिक्र किया यहाँ पे, एक मैंने बोला सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस और एपी। सीक्वेंस से बेसिकली मैंने एपी को डिफाइन किया, तो पहले देख लेते हैं सीक्वेंस क्या है, देन उसके बाद हम एपी पे आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका सीक्वेंस है क्या? देखो, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर, आप बस एक कुछ नंबर का सेट ले लीजिए, विच इज ऑन पर्टिकुलर, विच इज ऑन वन पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। यानी सीक्वेंस ऑफ नंबर जो किसी न किसी ऑर्डर पे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर जो किसी न किसी ऑर्डर पे होते हैं, उसे हम सेट ऑफ नंबर जो किसी न किसी ऑर्डर पे होंगे, कोई भी ऑर्डर को अगर फॉलो कर रहा है तो उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। देखो सीक्वेंस में क्या क्या आ सकता है। अच्छा, कोई ऑर्डर फॉलो करने का मतलब समझते हो? ऑर्डर फॉलो करने का मतलब तुम उसके ऑर्डर को समझकर फ्यूचर में आने वाली टर्म बता सको। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बहुत सिंपल है, जैसे आपसे कह देता हूँ भाई 2 4 8 16 32, बताओ इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा बताओ? 64। कितना इजी है, देखो 64। यानी हमें पता चल गया, हमें ऑलरेडी पता चल गया कि भाई ये किसी एक ऑर्डर पे है, ये एपी नहीं है लेकिन एक ऑर्डर पे, कि बार बार क्या हो रहा है। हाँ एपी नहीं है। हाँ पता है एपी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब बस किसी ऑर्डर पे होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब आप फ्यूचर की टर्म बता सकते, तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। ये कौन सा ऑर्डर है? ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5। देन आपने गेस कर लिया 2 की पावर 6 होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एक ऑर्डर लिखता हूँ 1 1 1 1 1, बताओ इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 1 1 ही आएगा, ठीक है। हमने ऑर्डर, हमने फ्यूचर नंबर प्रेडिक्ट कर लिया, 1 ही आएगा। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सीक्वेंस है, एपी नहीं सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। अच्छा, इसी तरह से और एग्जांपल आपको दे दिया जाए, तो एग्जांपल ऐसे सर ये एपी भी तो है। क्या? ये 111 एपी भी तो है। हाँ 1 1 एपी है, लेकिन अभी हम बोलेंगे सीक्वेंस, अभी हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो एपी है, ठीक है। अच्छा, e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, e टू द पावर 4, इसके बाद क्या आएगा बताओ? ए टू द पावर 5। e to the power 5, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये भी आपका एपी नहीं है, बट ये सीक्वेंस है। ये क्या है? सीक्वेंस। अच्छा, और एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? log 2 2, log 2 4, log 2 8, log 2
16 log 2 16। बताओ ये क्या है, ये आपका सीक्वेंस है या नहीं है? सीक्वेंस है सर। है सर। सीक्वेंस है। आप है। जस्ट इसके बाद वाली टर्म क्या बताओगे, बताओ। ब्लॉक 32। log ऑफ log 2 32। 32, बस आपका ये सीक्वेंस हो गया। ये सब सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस मैंने दिया है, ये सीक्वेंस, ये आपका एपी है या नहीं? इट इज एपी। नहीं है। नो नहीं सर। नो, वाई? यहाँ आ गए, तुम इंटरेस्ट में फंस गए। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, नो नो बोल दिया। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सर इसमें 2 है, फिर पावर 4 है, तो पावर नहीं है, इसमें पावर नहीं है। चलो मैं multiplication- बताता हूँ। लॉग सॉल्व किया है आप लोगों ने? नो सर। नो सर। सही सर। सर किया था। ओके। चलो मैं बता देता हूँ Log क्या लॉग का मतलब क्या। देखो लॉग का मतलब जैसे ऐसा होता है ना, ये एक्सप्रेशन आप लोग जानते हैं, a⁻² इज इक्वल टू, अगर 4 है तो a की वैल्यू क्या होगी? एक एक 2। a की वैल्यू 2 होगी। a की वैल्यू क्या होगी? 2। अच्छा इसी सेम प्रोसेस को हम इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, log ऑफ 4, log ऑफ 4 with base 2। व्हाट इज द नंबर? नंबर इज a। आ रहा है समझ में? नंबर इज a, सॉरी, log ऑफ a बेस 2 ऐसे बोलते हैं, नंबर इज 2। इसका मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ। देखो एक अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये यही जो नंबर आपको दिखा ना, a² इज इक्वल टू 4, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ 3 का स्क्वायर करने पर आंसर हमारा आता है 9। डन, करेक्ट है? ये चीज करेक्ट है? यस। बताओ करेक्ट है? अच्छा अब देखो, अगर ये चीज करेक्ट है तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि log ऑफ 9 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 2। देखो ये तो सेम चीज है। देखो 2 तो यहाँ था तो 2 यहाँ आ गया, 9 यहाँ है तो 9 यहाँ आ गया, 3 यहाँ था तो 3 यहाँ आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब देखो लॉग के फॉर्म में अगर इस तरह से लिखते हो, एक क्वेश्चन एंट्रेंस में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये लिख रहे हो ना, ये इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 पे हम क्या पावर रखें कि आंसर हमारा 9 आ जाए। आ रहे समझ में? अच्छा इसी तरह से मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं। मान लो तुमने ऐसे कह दिया log ऑफ 10 1000, तो इसका आंसर कितना आएगा? आप ऐसे बोलोगे 10 पे क्या पावर रखें कि 1000 आ जाए। तो व्हाट इज द आंसर? 3। हाँ 3। कितना आसानी से आ गया देखो। तो लॉग का ऐसे मतलब समझना है तुम्हें। ये होता है मीनिंग ऑफ लॉग, कि ये जो बेस है ना, इसमें भी इसको बेस बोला जाता है। बेस पे क्या पावर रखे कि नंबर आ जाए। आया समझ में? अच्छा इसी तरह से अब मुझे इसका आंसर बताओ, 2 पे क्या पावर रखे कि 2 आ जाए। व्हाट इज द आंसर? 1। 1। अच्छा 2 पे क्या पावर रखे कि 4 आ 0। जाए? 2। 2 पे क्या पावर रखे कि 3 आ जाए? 3। 3। 2 पे क्या पावर रखे कि 16 आ जाए? 4। 4। अब बताओ ये है या नहीं है? यस सर। यस। है, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है। आ रहा समझ में? लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में। आया समझ में या नहीं? यस सर आ गया। हाँ तो लॉग को ऐसे ही पढ़ना। Yes, sir. लॉग में अगर ऐसे लिख दिया ना, log 2 1/2, इसका आंसर बताओ। चलो बताओ इसका आंसर √2। कितना? चलो चलो सॉल्व कर लो, सोच लो फिर बताओ, ठीक है? 1/4। चलो ठीक है 1/4। और बताओ। वन बाई 4 कैसे पावर हो सकता है? चलो तुम अपना आंसर बताओ। सर 1/4 मुझे नहीं भी पता। पावर होता है। सर 0.5। 0.5? वैसे 0.5 भी नहीं होगा, इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, तुम वैसे रीड करो ना जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई इसका मतलब आप क्या कहोगे। इसका मतलब आप ये कहोगे सर 2 पे ऐसी क्या पावर रखें कि आंसर हमारा 1/2 आ जाए। यही तो मतलब हुआ इस चीज का। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या आएगा बताओ? -1। -1 रखते ही 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सो इसका आंसर आपका -1 आएगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। बस ये था हमारा लॉग, ठीक है। ये था हमारा लॉग। लॉग के बारे में भी हमने पढ़ दिया। एक क्वेश्चन आपका था इसलिए मैंने इसे बता दिया, ठीक है, वरना इसकी जरूरत थी नहीं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस के बारे में। हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस के बारे में।
ठीक, हम क्या पढ़ रहे थे, सीक्वेंस के बारे में। और सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सीक्वेंस बेसिकली क्या है, सीक्वेंस आपका एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर रूल पे होते हैं। ठीक है, अगर कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है तो आप कहोगे कि भाई वो सीक्वेंस ऑफ नंबर, अगर कोई रूल फॉलो हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, और भी मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। ठीक, देखो, ठीक है, अब ये तो हो गया सीक्वेंस, और भी एग्जांपल एक बार देख लो। जैसे हो गया 5, 10, 15, ठीक है, और 20, 25 एंड 30 सो ऑन। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक तो सीक्वेंस। ओके। अब हम आते हैं एपी के डेफिनेशन पे। तो एपी बेसिकली क्या है, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, आ रहा समझ, सीक्वेंस हुज नेक्स्ट टर्म कैन बी फाइंड बाय एडिंग अ कॉमन डिफरेंस, यानी आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई ना कोई एक फिक्स कॉमन डिफरेंस ऐड, जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये देख लो, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो बेसिकली हो क्या रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो एक कॉमन नंबर 4 ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर ले रहे हो। ठीक है, 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 के बाद 17, अगेन 4 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 21, अगेन 4 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25, सो ऑन। आ रहा है समझ में। तो एपी क्या है, एपी एक सीक्वेंस है। और कैसा सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म कैसे फाइंड की जाती है, पिछले वाले टर्म में एक कॉमन नंबर ऐड करके, आ रहा है समझ में। तो अगर वो नंबर कॉमन ना हो तो फिर वो एपी नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो थोड़ा सा थ्योरी हो गई। अब मैं एक एपी का जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो अगर मैं ये कह देता हूं कि दो चीजें मान लो एपी के पास, एक पहली टर्म जहां से शुरू किया जा रहा है, और एक वो चीज जो हमें ऐड करना है। हम फर्स्ट टर्म को अगर हम मान लें, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक? और वो चीज जो हमें ऐड करना है बार बार, कॉमन डिफरेंस, अगर ये दो चीजें हम मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, दो चीजें एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारी एपी दिखेगी कैसी, हमारी एपी ऐसे होगी। देखो, पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म कैसे आएगी, दूसरी टर्म पहली वाली टर्म में एक बार डी ऐड करके आएगी। ठीक है, तीसरी टर्म कैसे आएगी, तीसरी टर्म जो पहली वाली टर्म उसमें एक बार डी ऐड करके आएगी। अब इसमें एक बार डी ऐड करो, इसमें एक बार डी ऐड करोगे तो ये प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, एक बार और डी ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, एक बार और डी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद वाली टर्म कैसे आएगी, एक बार और डी ऐड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, जरा इसे ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से देखो। तो हम पहली वाली टर्म को हम ऐसे बोलते हैं कि ये A1 है, ये क्या है, ये A1। और दूसरी वाले टर्म को क्या बोलते हैं, A2, यानी ऐसे नीचे छोटा सा 2 बना देते हैं। तो इसका मतलब है सेकेंड टर्म। इसका क्या मतलब हो जाएगा, A3। इसका क्या मतलब हो जाएगा, A4। इसका क्या मतलब हो जाएगा, A5। इसका क्या मतलब हो जाएगा, A6। ये है 6 टर्म। ठीक है, अच्छा, एक चीज तुम कॉमन देख रहे होगे कि सर अगर फर्स्ट टर्म डालना है तो उसमें कोई बार डी नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म में एक बार डी है, थर्ड टर्म में 2 बार डी है, फोर्थ टर्म में 3 बार डी है, फिफ्थ टर्म में 4 बार डी है, सिक्स्थ टर्म में 5 बार डी है। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि A8, तो क्या मैं उसे ऐसे बोल दूं कि A8 चाहिए तो A+7 बार डी ऐड कर दो। करेक्ट है या नहीं, यस सर। यस करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह से कोई कह दे A20, तो A20 का मतलब A ले लो और 19 बार डी ऐड कर दो, कह सकता हूं। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझसे कोई कह दे AN कह दिया, तो AN कहने का मतलब A ले लो और N-1 बार डी ऐड कर दो, यही तो मतलब हुआ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या आपको एपी नहीं पता, जैसे आपको एपी का अगर ए पता है, डी पता है, कोई आपसे कह दे 10वीं टर्म बताओ, तो 10वीं टर्म हो जाएगी A+10-1 इंटू डी, यानी A+90। आ रहा है समझ में। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है एपी का। आई होप आप लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा होगा, पढ़ा है या नहीं, Yes, sir. चीज तो आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी यस एक, सर। तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, अब देखो, जरा इसे नीचे ले चलते हैं, इसकी टाइम अभी नहीं आया है, इसका टाइम आएगा।
अच्छा ये बताओ प्रीवियस ईयर सबके पास है? नो सर मेरे पास नहीं है। प्रीवियस ईयर नहीं, सर चलो मेरे पास है लेकिन बहुत पुराना है। कोई बात नहीं। हम ऐसा करेंगे पर चैप्टर जैसे ही चैप्टर एंड होगा उस चैप्टर का PYQ आपको सेंड करवा देंगे, ठीक है? आज ही से बल्कि स्टार्ट करा देंगे, ठीक है? सही है आज सर। सर बिल्कुल ऐसी तरह है। बिल्कुल, उससे आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि PYQ इतना टिपिकल नहीं है। आप जब यहाँ क्लासेस करोगे, क्लासेस करने के बाद आपको वो आसान लगे, ठीक है? और इसमें आसानी से हो जाता तो है। जो चलो आपने देखो देखा बुक सर, हाँ, क्या हुआ? जो आपने हाँ बुक भेजी थी प्रैक्टिस के लिए वो हमें हाँ बुक जो मैंने उससे सेंड की थी आगे। हल्का होता है PYQ, उससे बहुत हल्का होता है PYQ सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सालिम, फिर से हाँ बताओ। जी। सर जो आपने बुक भेजी थी मुझे हाँ उससे हल्का होता है PYQ। उससे उससे आसान होते, उससे ज्यादा इजी होते। जो मैंने बुक भेजी है ना उससे ज्यादा इजी होते। बिल्कुल कौन सी बुक मैंने सर? पर चैप्टर वाइज जो सेंड की है आप लोगों को उससे ज्यादा इजी होते हैं। डोंट वरी, मैं बताता रहूंगा, ठीक है? घबराओ मत, ठीक है? मैं सेंड करता रहूंगा जैसे जैसे चैप्टर एंड होगा, उससे ज्यादा इजी होते हैं, घबराओ मत, ठीक है? अच्छा ये देखो, ये हो गया nth टर्म ऑफ एन AP। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जांपल के तौर पे, मान लो आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है, कोई एक क्वेश्चन सा उठा लेते हैं। एक AP है 3, ठीक है? एक AP है 3 एंड 15 एंड 27 एंड 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ठीक है? ये आपकी AP है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड 54th टर्म। 54th टर्म आपको फाइंड करना है। तो भाई 54 टर्म का मतलब A54 ये फाइंड करना है। तो A54 होगा क्या? A प्लस 54 माइनस 1D, क्योंकि हमने देखा था कि सेकंड टर्म में 1 बार डी ऐड हो रहा, थर्ड टर्म में 2 बार डी ऐड हो रहा, तो 54 वाले में 54 माइनस 1D यानी 53 बार डी ऐड हो जाएगा। अच्छा आप ए है क्या? ए आपका AP की पहली टर्म है, तो AP की पहली टर्म आपकी हो गई 3। 53 इंटू डी, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का गैप। तो ये हो गई दो टर्म, इनके बीच का गैप कितना है? 12। तो 12 यहाँ रख दो, ठीक है? तो व्हाट इज द आंसर? आप इसे मल्टीप्लाई करो, 53 और 12 को मल्टीप्लाई करो, देखो 530 और 106, तो आंसर आ जाएगा 636, ठीक है? और इसमें 3 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 539। ये आ जाएगा आपका, ठीक है? ये आ जाएगा A54 टर्म, ठीक? आया समझ में? ये आ जाएगा आपका 9 होगा। हाँ 539 ही है। नो सर 6 होगा, 639। हाँ ये 6 है, ये 6 है, सॉरी ये यहाँ पे 6 है, ठीक है? चलो तो 639, तो ये आ गया आपका आसानी से, ठीक है? अच्छा कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन में कह देता है कि आपको एक AP दे देता है एग्जांपल के तौर पे। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, मान लीजिए कि आपसे एक AP कह दिया कि भाई √2 है, √18 है और √8 है, देन √18 है एंड देन √32 है। ये NCERT का क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा NCERT में। आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले ये बताओ कि ये तुम्हारी AP है या नहीं है। तो AP होने के लिए क्या हमने पढ़ा? हमने कहा कि AP होने के लिए, हाँ AP होने के लिए हमें करना क्या होता है? कोई एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए जो ऐड करके बार बार 12 ऐड करके नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा सेम होनी चाहिए, कहीं पे भी अगर वो सेम नहीं हुआ तो फिर वो AP नहीं माना जाएगा। तो अगर AP है या नहीं ये चेक करना है तो आप इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? जैसे ये बोल दिया √2, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? इसे सिंप्लीफाई करो तो √8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह से यहाँ √18 को अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा √2 इंटू 3 इंटू 3, 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा आपका 4√2। याद करो हमने क्या कहा था? हमने कहा था देखो ये जो है ना रूट, इसे देख के डरा मत करो, इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। ये x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है। तो अब बताओ ये चीज क्या हो रही है? AP है, बार बार x ऐड हो रहा है? सर नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है सर। AP है नहीं ये AP नहीं है ना, ये लास्ट वाली नहीं, AP है तो AP है। AP है 32 है ना, 32 16 इंटू 2 ही तो बोलते हैं। देखो बार बार x ऐड हो रहा है, देखो x ऐड हो रहा है, देखो यानी √2 ऐड हो रहा है। आप यहाँ से बात करें तो √2 और 2√2 में √2 ऐड कर दो 3 बार √2, 3 बार √2 में एक √2 और ऐड कर दो 4/√2। तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज √2 है। इसका मतलब ये आपका AP है, ये आपका AP है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा फिर और देखो, अगर ऐसा है तो फाइंड
फाइंड द, आप आपको ये फाइंड करना है कि nth टर्म बताओ, इसकी nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी बताओ? पहली टर्म 1√2, दूसरी टर्म 2√2, तीसरी टर्म 3√2, चौथी टर्म 4√2। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? nth टर्म क्या होगी? कुछ चीजें ऑब्जर्व भी किया करो, ऑब्जर्व करने वाला आदमी बहुत तेज होता है। पहली टर्म 1√2, दूसरी टर्म 2√2, तीसरी टर्म 3√2, चौथी टर्म 4√2। तो nth टर्म n√2। सॉल्व करे बगैर आ गया आंसर। ये सारी चीजें लानी चाहिए, ठीक है। तो nth टर्म n√2, इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो अभी हम प्रूफ कर देते हैं। चलो देखो, nth टर्म का मतलब क्या हो जाता है? nth टर्म का मतलब an, और इसकी वैल्यू होगी क्या? a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? √2, n-1 इंटू डी की वैल्यू √2 रख दिया हमने। कॉमन डिफरेंस √2 ही तो निकाला था सेपरेट करके, ठीक है। √2 प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई करो, n√2 माइनस √2, √2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया n√2, ठीक है। दैट इज द, सर √2 कॉमन डिफरेंस कहाँ है? वो तो सब में सेम है। हाँ, तो √2 कॉमन डिफरेंस ये है, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, तो कोई भी दो टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो। 2√2 माइनस √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा? √2। इसी तरह से Yes, sir. डिफरेंस आप यहां से निकाल लो, 3√2 माइनस 2√2, आंसर आएगा √2। ऑलवेज कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो इसलिए हमने √2 किया। बताओ, ये चीज समझ में आई? Okay. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपसे, एक और क्वेश्चन आपका पूछ देता हूँ, इसी में पूछ लिया जाता है जनरली। क्वेश्चन तो इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपसे कह देता हूँ कि भाई देखो, ऐसा है कि एक बॉक्सा बना दिया, ऐसे एक बॉक्स, और यहाँ पे कह दिया कि भाई एक नंबर दे रखा है, लेट्स सपोज 35। फिर एक बॉक्स बना दिया, फिर एक बॉक्स बना दिया, और फिर एक बॉक्स बना दिया, फिर एक बॉक्स बना दिया, और यहाँ कह दिया कि भाई यहाँ हमारा नंबर है, लेट्स सपोज 105, ठीक है। ऐसे 105 कह लेते हैं, या 140 कह देते हैं, 140, ठीक है, 140, ठीक, 140। चलो ये 140, ठीक। फाइंड द नंबर, आप बीच का नंबर फाइंड करो। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना, वो मैं करा रहा हूँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो एपी का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, इसमें आपको ये बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये नंबर आपको बताना है कि बीच में क्या क्या नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये चीज बहुत, 35 के कॉलम में, ये हाँ 35 कॉलम में है। 35, हाँ। पहला नंबर नहीं मालूम, दूसरा नंबर 35 है, तीसरा नंबर नहीं मालूम, चौथा नंबर नहीं मालूम, पांचवा नंबर नहीं मालूम, फिर छठा नंबर मालूम। तो आप बेसिकली आप ये देखोगे, ये चीज पता है। देखो आपको ये भी फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म। देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है, ये आपकी फिफ्थ टर्म है, और ये आपकी सिक्स्थ टर्म है। तो आप देखोगे ना, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। लेकिन तब आपको फाइंड करना है जब आपको क्या चीजें दे रखी हो। सेकेंड टर्म आपको दे रखा हो 35, एज वेल एज सिक्स्थ टर्म दे रखा हो 140, ठीक है। ये चीज दे रखी है। तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। आ रहा है समझ में? तो अगर वो नहीं पता है तो फिर पहले वही चीज पता करो। कौन सी चीज? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। उसके लिए देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की हेल्प लेंगे। आपको सेकंड टर्म हमें नहीं पता ना, हमें इस एपी के बारे में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता। लेट्स सपोज हम अज्यूम कर ले फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, यही अज्यूम करते हैं हर बार, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंड टर्म हमें 35 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ए प्लस डी। सेकेंड टर्म का ये तो मतलब होता है सेकेंड टर्म में एक बार डी ऐड होगा, ये आपका 35 है। और सिक्स्थ टर्म आपका 140 दे रखा है, इसका मतलब क्या? ए में जब आप 5d ऐड करते हो तब आपका 140 आता है, ठीक। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? किसी भी एक को माइनस कर दो, ऐसे हमने माइनस कर दिया, तो साइन चेंज कर दो, देन ऐड कर दो, ये कट गया, एलिमिनेशन अप्लाई कर दिया बेसिकली हमने। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे -40 आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा आंसर 70 और 70 30 105। तो फाइनली माइनस और माइनस कट के डी पॉजिटिव, डी की वैल्यू आ जाएगी 105 अपॉन 26.25 आएगा सर आंसर। हाँ 26.25 आएगा, 26.25, ये आपका डी आ गया। और जब आपने डी कैलकुलेट कर लिया तो आप डी को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a प्लस डी इज इक्वल टू 35 था ना आपका,
तो आप इस क्वेश्चन में डी पुट कर दो, तो डी राइट साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35 माइनस 26.25। तो 26 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है 9, 26 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8.75। ठीक है, तो पहली वैल्यू A1 आपकी 8.75। दूसरी वैल्यू आपको पता ही है। तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए में 2 टाइम्स ऑफ डी ऐड कर देंगे, तो ए आपको पता है, डी आपको पता है, आंसर आ गया। फोर्थ कैसे निकालेंगे, ए में 3 टाइम्स ऑफ डी ऐड कर देंगे। फिफ्थ कैसे निकालेंगे, ए में 4, हाँ सर 8.75 आएगा आंसर। हाँ 8.75 ही है, देखो चलो करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया नहीं है, अभी हम एपी की बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे। ठीक है चलो, हाँ अब एक टाइप, वन मोर टाइप। अभी तो इसमें वैसे तो 2 टाइप्स है, टोटल 2 और टाइप्स है जो मुझे अभी बताने हैं। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बाकी हम एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज लास्ट में दिख रही है आपके, वर्कशीट नंबर 5 दिख रही होगी 4th, तो इसमें हम कवर कर लेंगे अभी। ठीक है, बाकी सारी चीजें चलो मैं इस पे कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सबको आता है। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर होता है, फिर भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ज्यादातर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो, तो ये आ गए। अच्छा, ये कौन कौन से टॉपिक पे हम पहुंच गए, देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये था, पहले टाइप का क्वेश्चन ये था कि आपको एपी दे रखी थी, आपको A54 फाइंड करना था। ठीक है, देन ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले तो यही चेक करना था कि एपी है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, के बीच में ब्लैंक्स था, आपको ये बताना था। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपको एक एपी दे रखी है, एपी क्या है, एपी ऐसे है कि 42, 45, ठीक है, 50, 55 एंड सो ऑन, 8, 8, 5, 8, 9, 0, 8, 9, 5। ये कुछ एपी है, एपी आप दिख ही रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, ऐसे है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड ठीक है 14th टर्म फ्रॉम लास्ट, 14th टर्म फ्रॉम लास्ट। आपको लास्ट से 14th टर्म फाइंड करनी है। देखो इसमें करते क्या है, अगर लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी है ना, तो एपी को ऐसा करो, रिवर्स कर दो, एपी को ऐसे लिख दो, एपी को ऐसे लिख दो कि एपी को कैसे लिख दो, 895 और 890 और 885 एंड सो ऑन। अब ये हो जाएगा 55, 50, 45। अच्छा एक बात बताओ, जो इसकी लास्ट से 14 टर्म, देखो जो लास्ट से फर्स्ट टर्म, लास्ट से सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, जो लास्ट से 14 टर्म होगी वो इस एपी के लिए क्या होगी, शुरू से 14th टर्म। यस सर, फ्रॉम फर्स्ट टर्म से शुरू से 14 टर्म। और इस एपी में हुआ क्या, इस एपी में हुआ क्या, इस एपी का फर्स्ट टर्म जो था वो 45 था और कॉमन डिफरेंस 5 था, लेकिन वहीं इस एपी के लिए क्या होगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 895 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस देखो 890 में से जब तुम इसे सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस आएगी वैल्यू, यानी 890 माइनस 895 आपका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, तो डी आपका नेगेटिव हो जाता है। ये चीज याद रखना है कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाती है और डी नेगेटिव हो जाता है। तो भाई अब अगर आप 14th टर्म फाइंड करना है A14, तो हम करेंगे कैसे, हम करेंगे A+13D। ठीक है, आंसर आ गया A+13D। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए आपका है 895 और +13 डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा -5। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, 895 में से 65 रिमूव कर देना। ठीक है, तो 65 रिमूव करोगे 0, फिर 830 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द, ये है आपका फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है। अच्छा, ये चीज समझ में आई, यस सर, ये इजी थी। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, 1 सेकेंड। सो आपको फाइंड करना है, देखो मैं बताता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की आपको वैल्यू बतानी है सच दैट ये नंबर एपी, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है सच दैट ये नंबर एपी। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको नंबर बस इतना बताना है कि भाई इस तरह से एक्स की वैल्यू रखनी है कि भाई ये नंबर एपी में हो जाए। तो पता है आपको एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वही गैप इसके बराबर आना चाहिए। तो भाई मैं तो 15/2 हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, 8 - 7 की जो वैल्यू होगी वो 8 - x की वैल्यू के बराबर होना चाहिए।
ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 15/2 यानी 7.5। ये एक चीज हो गई, ठीक है। अच्छा अब एक और देखो, एक और टाइप इसी में कोई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं इसी में। अब सेम क्वेश्चन है, बस मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आया था 2016 में, ठीक है। ये है log बेस 10 और ये है ऊपर 2, ठीक है, कॉमा log 10 और ऊपर है आपका 2 टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। देन है आपका log, अच्छा log सॉल्व करना आता है आप लोग को या नहीं आता है? सर अभी भी No, आया sir. 2 मिनट पहले। अभी आया है। चलो इसमें और भी कुछ चीजें हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लॉग भी पढ़ लेंगे, आज है सामने है तो आज ही पढ़ लेंगे। अब जैसे मान लो आपको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दीज नंबर आर इन एपी। ये नंबर किस में है? एपी में, ठीक है। ये नंबर किस में है? एपी। अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 10 टू द पावर समथिंग। अच्छा वो सब छोड़ो, अगर ये एपी में है तो आपको एक चीज तो ये पता होगी कि भाई log ऑफ 10 होल टू द पावर 2 टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। इसी से देख लेते हैं, इसी से एक बार x को आपने इस तरफ किया तो ये बना ना 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 8, यानी x इज इक्वल टू आया क्या? 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। यही तो हुआ, यही तो हुआ। ये चीज बताओ, ये सही है? यस सर। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि अगर 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले नंबर की वैल्यू पहले और दूसरे के सम डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी। नहीं आया समझ? देखो आ गया सर। बीच वाले नंबर की वैल्यू यानी x की वैल्यू पहले और लास्ट वाले के सम के डिवाइड बाई 2 के बराबर होती है, बीच वाले की वैल्यू। नहीं आया समझ? यस सर आ गया। इसको मीन भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन अभी हम पढ़ेंगे इसके अर्थमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। देखो इसी तरह से मैं यहां भी कह सकता हूं, बीच वाले की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इन दोनों के सम के। log ऑफ 10 पे पावर 2 प्लस log ऑफ 10 पे पावर 2 टू द पावर x प्लस 3, इन दोनों के सम डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी। करेक्ट है? इतनी चीज समझ में आई? नो सर। नो सर, फिर से बता दीजिए। ये पहली टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। तो बीच वाले की वैल्यू पहले और थर्ड के सम के डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी। बेसिकली हम कहते हैं पहले और थर्ड का एवरेज बीच वाला। तो पहले और थर्ड का एवरेज कैसे निकालोगे? डिवाइड बाई 2 करके, इन दोनों का सम करोगे, सम करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर दो। इन दोनों का सम किया, देखो सम किया, सम करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब भी नहीं समझ में आया? यस सर आ गया। अब एक चीज और देखो यहाँ पे। हेलो, कुछ पूछना चाहते हैं आप कोई? अगर इसमें 4 टर्म हुए तो सर? देखो 4 टर्म होती तब उसका तरीका अलग है, तब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई, ये फॉर्मूला सिर्फ 3 के लिए वैलिड है, ठीक है। बताते हैं, चार टर्म वाला भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए वैलिड है, ठीक है। ये आज नीचे ही जाएगा। चलो अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ एक हेडिंग सी डाल दे रहा हूँ, लॉग थोड़ा सा पढ़ लो, लॉग की जरूरत पड़ने वाली है, 11th में ही पड़ती है मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा, 6, 7, 8, 9 कहीं ना कहीं तो रहा ही होगा, या कहीं नहीं था? अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं था सर। रहा होगा तो मैं दिखा नहीं। होता है सर, सीबीएसई में नहीं होता। चलो कोई नहीं, इधर देखो। हाँ तो हम आ रहे थे लॉग पे, तो अनफॉर्चुनेटली लॉग 10 टू द पावर 100 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें log 10 टू द पावर 1000 की वैल्यू भी मिलेगी। फिर हम इन दोनों की वैल्यू का सम करेंगे, ठीक है। और अब बताएंगे अनफॉर्चुनेटली हमें आंसर मिलेगा। बताओ आंसर क्या आएगा? 5। 5। वेरी गुड, सही है। ये देखो 10 पे क्या पावर रख दे कि 100 आ जाए? आंसर आया 2। 10 पे क्या पावर रख दे कि आंसर 1000 आ जाए? 3। व्हाट इज द टोटल आंसर? 10, 2 प्लस 3, 5। करेक्ट, इतना सही है? बताओ।
Yes, sir. अच्छा, अब जरा मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ, वो बताना। अगर मैं इन्हीं दोनों को ऐसे लिख दूं, log of 10 और 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दूं, यानी दोनों नंबर को ऐड कर दूं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब क्या आंसर आएगा राइट पार्ट का? फाइव log of 10 10 टू दी पावर हो जाएगा 2, 50 ऐसे हो जाएगा। 10 टू दी पावर 5 कह सकते हैं इसे, 10 पे क्या पावर रख दें कि ये आ जाए, तो आंसर 5। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आंसर सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ एक रूल होता है, वही रूल मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि log ऑफ a और ऊपर मान लीजिए है b, ठीक है, प्लस log ऑफ a, बेस सेम होना चाहिए, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ऊपर मान लीजिए है c, तो इसका जो आंसर आता है ना, इन दोनों को आप कंबाइन करके एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ a और ब्रैकेट में b इंटू c, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। अब बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला है, ये समझ में आया? बोलो। यस सर। काफी हद तक। काफी हद तक, चलो एक एग्जांपल, काफी हद तक का मतलब कुछ रह गया है, चलो एक एग्जांपल और, इस बार तो क्लियर हो ही जाना है। चलो ये देखो, log ऑफ 2 के पावर 8 प्लस log ऑफ 2 के पावर 16, ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ, और मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई ये एक्चुअली में ना log ऑफ 2 के पावर 8 इंटू 16 है, 8 इंटू 16 है। 8 इंटू 16 होता क्या है? log ऑफ 2 टू द पावर 8 इंटू 16, बताओ भी कितना होता है? 16 8 जा कितना आएगा? 128। हाँ 128। चलो अब मुझे आंसर बताओ, एलएचएस भी सॉल्व करो, आरएचएस भी सॉल्व करो। आप एलएचएस में कहोगे सर यहाँ आया 3, यहाँ आया 4, टोटल आया 7। आरएचएस में जरा बता दो 2 पे क्या पावर रख दे कि 128 आ जाए? 7। तो 7 7 बराबर नहीं हो गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है कि अगर सेम बेस हो ना, सेम बेस सेम, तो ये जो नंबर होते हैं लॉग के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा कुछ याद है सेम बेस पावर ऐड एक्सपोनेंट में Yes, होता था? sir. Yes, तो बस ये उसका रिवर्स, सेम बेस पावर ऐड, और यहाँ ऐड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। याद है? देखो हम ऐसे करते हैं, a टू द पावर b मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर c, आंसर आएगा a टू द पावर b प्लस c। करेक्ट? मैंने बताया क्या, लॉग एक्सपोनेंट का उल्टा है, तो लॉग में अगर ऐड होता है ना तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। देखो लॉग में ऐड था तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। अब समझ में आया? सर लॉग Yes. मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों नंबर ऐड हो जाएगा क्या? लॉग मल्टीप्लाई की हमें बात ही नहीं करनी है, आउट ऑफ सिलेबस। लॉग में यहाँ ऐड होना चाहिए, यहाँ ऐड होगा तो लॉग के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ लॉग के अंदर दोनों मल्टीप्लाई, अगर ये आप पूछ रही है ना कि अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा, मुझे लगा आप ये पूछ रही हैं। देखो आप ये पूछ रही हैं log ऑफ 2a मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 260, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी, ये आउट ऑफ सिलेबस। आया समझ में? हाँ अगर आप ब्रैकेट के अंदर पूछ रही तो मल्टीप्लाई। अच्छा इसी तरह से यहाँ जरा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की कोशिश करना, तो यहाँ आप ये कह सकती हैं कि ये log ऑफ 10 होल टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर x प्लस 3 है। आया समझ में? Yes, sir. आया समझ में? ठीक है, और डिवाइड बाई 2 था, बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें बस इतना सा करना है, इस 2 को भी समहाउ अंदर ले जाना है ताकि हम इन दोनों को कंपेयर करके लॉग लॉग की कहानी खत्म ही कर दें। बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे तुम ऐसे कहते हो ना, देखो ऐसे साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 माइनस 2x, ऐसे कहते हो ना ऐसे, तो आप कहते क्या हो, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे कंपेयर करने पर, और 2x की वैल्यू 3 माइनस 2x हो जाएगी, ऐसा कहते हो या नहीं? यानी 4x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। करेक्ट? यही चीज होती है। यहाँ पे भी हमें यहाँ भी कंपेयर करना है, बस somehow ये जो 2 है ना, ये 2 बहुत परेशान कर रहा है, इसे हटाना है। ठीक है, तो देखो कैसे हटाते हैं। अब इसी में एक फॉर्मूला और हम पढ़ेंगे कि अगर log ऑफ a b माइनस, देखो ये log ऑफ, ठीक है, 10 और 10 टू द पावर 5 हो,
इसका आंसर कितना आएगा? 5 5 आ जाएगा। 5 10 पे 5 क्या पावर रखेगी? 10 के पावर 5 आ जाए 5। देखो इसी चीज को हम ये कहते हैं कि अगर ये जो बेस के साथ जो नंबर है ना उस पे कोई पावर हो ना तो वो पावर बाहर आ जाती है। यानी आप ऐसे कर सकते हो लॉग, ये फॉर्मूले हैं इसकी जरूरत नहीं है लेकिन अब बीच में आ गया तो मैं बता रहा हूँ। ए और यहाँ अगर समहाउ बी टू द पावर कोई भी पावर सी है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो सी लॉग ऑफ ए बी। आया समझ में? आया समझ में? यस यस सर सर। इसका आंसर सेम आएगा। आप इसे भी कंपेयर करके, ये फॉर्मूला है, ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, कि पावर बाहर आ जाती है। इसी तरह से यहाँ देखो, इसी तरह से यहाँ देखो, ये जो 2 है ना आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाओ, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को मुझे बताना नहीं चाहिए था अभी, पर कोई बात नहीं, कुछ नया ही सीख लो। देखो इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लाओ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 10 होल टू द पावर 10 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3। इसमें बोलो सही है? यस सर बस करना कुछ नहीं है, बस यहीं पे हमारी कहानी खत्म। इस 2 को ना जैसे तुम 2 को अंदर रहता है बाहर लेते आते हो वैसे बाहर है तो अंदर भी ले जा सकते हैं। यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 पे पावर 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2, आ रहा है समझ में? इज इक्वल टू यहाँ पे अंदर क्या बचा? यहाँ अंदर बचा 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। बस इसे सर तुम इनटू हो सकता है 2 से स्क्वायर कैसे हो गया? स्क्वायर ही होता है, जो इंटू है ना बाहर इंटू, वो अंदर बन के स्क्वायर हो जाता है। देखो यहाँ ये अगर पावर है तो पावर बाहर आके इंटू हो जाती है, देखो इंटू, तो यही इंटू अंदर जाके पावर भी बन सकता है। आया समझ में? तो ये Yes, इंटू sir. था, अंदर जाएगा पावर बन जाएगा। देखो कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन अभी के लिए थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, घबराओ मत। मैं और भी लॉ के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और लॉ के क्वेश्चन वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है तो उतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक चीज का अभी भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसे हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है 2 की पावर x। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, 2 टू द पावर x को मान लिया जाता है y, और अगर आप इसे y मानते हैं तो ये बनता है y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी हो जाएगा 6। ये क्वाड्रेटिक बनेगी, आप सॉल्व करेंगे y का वैल्यू का आंसर आएगा, y यहाँ रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. तो अब मैं इस टॉपिक को यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक, बिकॉज हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा इसमें, ठीक, ठीक है। और एंट्रेंस में क्वेश्चन आए तो पक्का मत करना, छोड़ देना वो ज्यादा बेहतर, ठीक है। वो मेरे सामने PYQ पड़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन का भी आया है 2016 2017 में, तो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको देख के, ठीक है। चलो कोई बात, ठीक है। ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी में बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, वो जब हम अभी जब PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो अभी सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? एक 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आ रहा है समझ में? इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, वर्ड 6 प्रॉब्लम भी है। भी सॉल्व, ठीक। हाँ ये 6 भी है, यही काफी डेंजर था, ठीक है, घबराओ, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड फॉर्मूले की तरफ, दैट इज एक न्यू टर्म आपको बताई जाएगी, दैट इज सीरीज, ठीक है, सीरीज। तो व्हाट इज सीरीज? सीरीज होती क्या है? सीरीज कुछ नहीं है, सीरीज है सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। कोई भी आप सीक्वेंस ले लें, कोई भी आप सीक्वेंस ले लें, अगर आप उस सीक्वेंस के अगर आप उस सीक्वेंस के एलिमेंट का सम कर रहे हो तो वो सीरीज है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, एग्जांपल है ये, ठीक है, e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, e टू द पावर 4, e टू द पावर 5। तो क्या ये सीक्वेंस है? हम कहेंगे हाँ सीक्वेंस है। Yes, अगर sir. आप इन्हें सम कर देते हो ना, सम कर दो बस, आप इन्हें समहाउ सम कर दो, तो सम करने के बाद ये जो आंसर, ये जो आपका एक फॉर्मेट बनता है, इसे हम बोलते हैं सीरीज, इसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज। आ रहा है समझ? तो देखो इसी तरह से हमें अर्थमेटिक सीरीज भी फाइंड करनी है, अर्थमेटिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज क्या है? Sum of all the terms.
हाँ सम ऑफ ऑल द टर्म, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज को एक बार हम रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, ठीक। देखो अर्थमेटिक सीरीज को हम एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अभी तक तो सही चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज को हम एक बार सम कर लेते हैं, ठीक है, एपी सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज कह लें या आप सम ऑफ सीरीज कह लें। तो अर्थमेटिक सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, एंड सिमिलरली फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, एंड सिमिलरली सिक्स टर्म, एंड सो ऑन, सो ऑन, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप इन सब को सम करते हो, अगर आप इन सब को सम करते हो, तो इन सब को सम करने पर जो आंसर आएगा, इन सब को जो सम करने पर जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ AP अर्थमेटिक सीरीज, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। ये अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। अच्छा देखो एस एन का मतलब क्या है, एस एन का मतलब है एन टर्म तक को सम करो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, एन टर्म तक को सबको सम करो। तो एन टर्म तक का सम आता क्या है, एन टर्म तक का सम आता है n/2 विद इन अ ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 n-1 इंटू टी, ठीक है। एंट्रेंस के लिए हमें बस इतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत ना इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने आपको एज इट इज इतना ही बताया, इससे ज्यादा नहीं बताया, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये दो फॉर्मूले हैं जहाँ पे थ्योरेटिकली हमारी एपी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी देखो, अब इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है। जैसे मैं आपको ये भी बता दूं, ये एसएन है क्या, एसएन पे थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। एसएन है क्या, एसएन आपका है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, एंड सो ऑन, n-2 टर्म, n-1 टर्म और nth टर्म, ठीक है। ये nth टर्म है, nth टर्म से पहले वाली टर्म है, और ये उससे पहले वाली टर्म है। इन सब टर्म का सम, इस सब टर्म का सम, यानी यहां से लेकर यहां तक सम, यहां से लेकर यहां तक सम, ठीक है। अच्छा तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कह देता हूं, बाई चांस अगर मैं आपसे कह देता हूं s ऑफ n-1th टर्म, तो इसका क्या मतलब आएगा, इसका मतलब आएगा कि सर आप ऐसा करिए n-1 तक सबको ऐड कर लीजिए। n-1 तक सबको ऐड करने का मतलब क्या है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये तो लेना है, सो ऑन, हमें कहाँ मूव करना है, n-2 प्लस an-1, यहीं तक चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना है, देखिए हमने n-1 बोला है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से s2 का मतलब क्या है, s2, तो s2 का मतलब है सर पहली और दूसरी टर्म तक का सम कर लीजिए, यानी a1 प्लस a2। अच्छा इसी तरह से s1 का मतलब क्या है, s1 का मतलब है कि सर पहली टर्म तक का सम कर लीजिए, यानी s1 का मतलब ही a1 है। आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट टर्म जो होती है ना आपकी, फर्स्ट टर्म आपकी किसके बराबर होती है, फर्स्ट टर्म इक्वल होती है पहली, फर्स्ट टर्म यानी a, यानी a इक्वल होता है s ऑफ n के, s ऑफ 1 यानी a1 इज इक्वल टू s1, a1 इज इक्वल टू s1। इसका अभी हमें यूज आएगा, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। अच्छा अब और देखो, और एक थ्योरेटिकल, ये तो एक पॉइंट आपका आ गया, ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट देखो, अगर मैं क्या करता हूं, ये है ना Sn-1, अगर मैं आपसे कहता हूं कि तुम ऐसा करो, Sn में से सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, S ऑफ n-1। अच्छा Sn तो पूरा हमारा यहां तक है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, n-1 तक सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, उसमें से रिमूव कर दो, तो रिमूव करने के बाद बचेगा क्या, an, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू आपका बचेगा क्या, इज इक्वल टू आपका बचेगा an। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यस सर। यानी Sn माइनस 1th टर्म इज इक्वल टू an, यानी लास्ट टर्म, दिख रहा है आपको। देखो यहां से लेकर आपको n तक Sn है, और Sn-1 कहां तक है, सिर्फ यहां तक है। तो अगर Sn में से an-1 तक की टर्म रिमूव कर दिया जाए तो आपका लास्ट टर्म बच जाएगा। तो माइनस का मतलब यही तो होता है, रिमूव कर देना, यहां से रिमूव कर देना, ये लास्ट टर्म बच जाएगा। ये चीज क्लियर है, ये सेकेंड पॉइंट, ये चीज क्लियर है या नहीं, यस सर। बहुत यूज है,
देखो Yes, sir. एक तो होता है एपी के बारे में कि भाई एपी के बारे में आप बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे अभी जैसे ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा, एसएन का एक फॉर्मूला और भी होता है। एसएन का एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें a प्लस एन माइनस वन डी छिपा हुआ है, देखो a प्लस एन माइनस वन डी, और ये लास्ट वाली टर्म होती है nth टर्म, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, यहाँ l क्या है, ये l आपकी लास्ट टर्म है, nth टर्म लास्ट टर्म। आ रहा है समझ में, देखो क्यों, इसीलिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मैं थर्ड फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला जैसे आपसे कहा जाता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन n तक का सम बताओ, 1 से लेकर n तक का सम, नेचुरल नंबर का सम। तो आपका आंसर क्या आता है, आप कहते हो सर 1 से लेकर n तक तो n नंबर है, n/2 हो गया, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया फॉर्मूला, ये आ जाता है ऐसे, ठीक है। यानी 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का सम n + 1 / 2 होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी, 1 से लेकर n तक, ठीक है। यानी 1 से लेकर 10 तक पूछा तो 1 से लेकर, इसी तरह से अगर मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू 10 का मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10। 1 से लेकर 10 तक का सम क्या होगा, 10 10 + 1 / 2, ठीक है। 2 से कट करोगे आएगा 5, और ये 10 11 55 आ जाएगा आंसर। आया समझ में, तो ये तीन चीजें समझ में आई। हाँ अच्छा आ गया। Yes, sir. यस सर। अब हम थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल पॉइंट पे और मूव करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन और करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलो 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 अरे सर. थ्योरेटिकल डिस्कशन, एक एपी के बाद। देखो एपी हमारी यहाँ तक कैलकुलेट हो चुकी है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपके सामने दो एपी ला रहा हूँ, एक है आपका 2 4 6 8 10 एंड 10 के बाद 12 एंड सो ऑन, ठीक है। एक एपी मैं आपके सामने ला रहा हूँ 10 100 नहीं, 10 के बाद 20 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन, ये दो एपी, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब एक चीज है, अगर मैं एपी में कुछ ऐड कर देता हूं, अगर मैं एपी में क्या कर देता हूं, कुछ ऐड कर देता हूं, ये है एपी, एपी में कुछ ऐड कर देता हूं, क्या ऐड करता हूं, हर एक टर्म में कुछ ऐड कर दो। लेट सपोज हमने ऐड कर दिया 3, हमने क्या ऐड कर दिया 3, तो 3 ऐड कर दिया, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 5, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 7, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 9, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 11, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 13, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 15 एंड सो ऑन। तो बताओ जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो क्या है, इट इज आल्सो एपी, इट इज आल्सो एपी। क्यों, करेक्ट है या नहीं? Yes, sir. इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या था 2, लेकिन यहां देखना, यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 + 3, यानी जितना थी और जितना ऐड किया गया वो हो गई। और कॉमन डिफरेंस सेम रहा, देखो कॉमन डिफरेंस सेम रहा। आ रहा है समझ में, कॉमन डिफरेंस सेम रहा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर एपी की सारी टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो एपी ही रहती, एपी ही रहती है, उसका कॉमन डिफरेंस वही रहता है, उसका कॉमन डिफरेंस भी वही रहता है। फर्क क्या होता है, उसकी पहली वाली जो टर्म है वो 3 इंक्रीज है, दूसरी वाली टर्म 3 इंक्रीज है, तीसरी वाली टर्म 3 इंक्रीज है। आया समझ में? Yes, sir. सेम होता है, सेम इन केस आप सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, मान लो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 11, ठीक है। तो ये भी आपका क्या रहेगा, इट इज आल्सो एपी, इट इज आल्सो एपी। एपी रहने के साथ साथ बस होगा क्या, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज, फर्स्ट टर्म नहीं मतलब इसके बाद सारी टर्म,
an हम बोल देते हैं, इसकी nth टर्म, इसकी टर्म यानी an का मतलब जनरल हो गया, ठीक है। तो टर्म इसकी चेंज जाएगी, क्या हो जाएगी, an प्लस 3 कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगी an माइनस 1, यानी सारी टर्म में से एक एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस और माइनस। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे। तो पहले डिवीजन पे चलते हैं। तो मान लीजिए हमने डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से। हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। आपको क्या लगता है डिवाइड करने पर एपी एपी रही या चेंज हो गई? सर It is AP also है, AP. लेकिन इसका AP है, कॉम्बिनेशन सर। चेंज हुआ है। हाँ, इट इज आल्सो एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस चेंज 5। हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे चेंज हो गया, पहले कॉमन डिफरेंस था 10, अब कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। तो 5। कॉमन डिफरेंस भी मैं ये कहूंगा कि कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो गया, d/2 हो गया, जिससे डिवाइड किया था उससे डिवाइड हो गया। आ रहा है समझ में? ये न्यू है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। आया समझ में? ठीक है। अच्छा और देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब 10 हो जाएगा हमारा 20, 20 हो जाएगा हमारा 40, 30 हो जाएगा हमारा 60, 40 हो जाएगा हमारा 80, 50 हो जाएगा हमारा 100 एंड 60 हो जाएगा हमारा 120। ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इट इज आल्सो एन एपी। आपको दिख रहा होगा ये भी एपी है। और एपी के साथ साथ हुआ क्या, न्यू जो कॉमन डिफरेंस आया है, न्यू जो कॉमन डिफरेंस आया है, ठीक है, नया जो कॉमन डिफरेंस है वो है पुराने वाले कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स। Double। पुराने वाले कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स। पहले देखो कॉमन डिफरेंस कितना था, 10 था, अब हो गया 20। अब कितना हो गया, 20। ये चीज समझ में आई कि किसी भी एपी को आप ऐड करो, कोई कांस्टेंट नंबर सब में ऐड कर दो, कांस्टेंट नंबर सब में सब्ट्रैक्ट कर दो, कांस्टेंट नंबर सब में मल्टीप्लाई कर दो, या कांस्टेंट नंबर से सब में डिवाइड कर दो, एपी एपी ही रहती, एपी एपी ही रहती। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो आ रहा है समझ में? एपी एपी ही रहती है, एपी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस। तो एक तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। और दूसरी चीज, सर प्लस दूसरी- माइनस करने पे तो कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज होगा कभी भी। हाँ, प्लस माइनस करने से कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से। ठीक है, चलो अब Yes, आगे sir। बढ़ जाते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, ठीक है, अब आते हैं जनरल फॉर्मूले पे। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा करो, ऐसा करो जरा मेरे लिए एक एपी बना दो जिसकी फर्स्ट टर्म 3 हो और कॉमन डिफरेंस 2। तो आप क्या बताओ, एक एपी बना दो जिसकी फर्स्ट टर्म 3 हो। 8 11। हाँ, 3 5 8 11, ये सारी चीजें आ रहा है समझ में? तो आपको आंसर कैसे बताना पड़ रहा है, 3 5 8 11। अच्छा जरा बताते जाओ, रुकना कहाँ है, प्रॉब्लम हो रही है नहीं? आ रहा है समझ में? नहीं हम समझ पा रहे हैं ना कि रुकना कहाँ है। तो इसके लिए सोचा क्या गया, ऐसे देखो कि बजाय ये बताया जाए कि एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो ये जो एपी है वो एपी ऐसे आएगी, वो एपी कैसे आएगी, ऐसे कि 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये बताने से बेहतर है हम बता देते हैं एपी की nth टर्म, यानी उसका हम एक फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी की वैल्यू आपकी 2 है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगी, देखो 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 यानी ऑड नंबर, 2n प्लस 1 यानी एक ऑड नंबर। हालांकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, पूरे नंबर के लिए एक रिप्रेजेंटेशन, जितना भी नंबर है ना इन सब के लिए एक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन, 2n प्लस 1। तो आपसे कहा जाएगा कि एक एपी बताओ जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आप कहोगे 2n प्लस 1। बाकी n तुम अपने हिसाब से पुट कर लो। तुम्हें पहला नंबर चाहिए तो n के प्लेस पे an आपको पता है, an क्या है 2n प्लस 1। तुम्हें पहला नंबर चाहिए तो n के प्लेस पे 1 पुट कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 3। तुम्हें दूसरा नंबर चाहिए, n के प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 5। देखो पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, इसी तरह से सो ऑन। आ रहा है समझ में? आप तीसरा चाहिए तो तीसरा क्या मिल जाएगा, या चलो मान लीजिए 10वां चाहिए, 10वां नंबर, तो 10वां नंबर क्या मिल जाएगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d। ए आ जाएगा आपका क्या, ए आ जाएगा आपका 3
9 क्या है, 9 तो 9 ही है। डी क्या है, डी आपका 2 है। तो आंसर 21, आंसर 21, तो 8 मिल गया। तो देख रहे हो कितना सही है, आप मतलब कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ जनरल फॉर्मूला, दैट इज द एडवांटेज ऑफ जनरल फॉर्मूला। तो एपी को जनरली nth टर्म के फॉर्म में लिखा जाता है। तो nth टर्म से बहुत ही आसान है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना। अगर आप फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहते हो तो करना क्या होगा, आपको a1 निकालना पड़ेगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो तो n से जो मल्टीप्लाई होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2, तो n से मल्टीप्लाई क्या है 2। या अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना ही चाहते हो, चलो कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो तो इसका एक और तरीका है कि आप ऐसा करो, आप सेकेंड टर्म फाइंड करो। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a2। जब सेकेंड टर्म a2 कैसे मिलेगा, n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 आ रहा है समझ में। और पहचानेंगे कैसे कि ये जो nth टर्म के फॉर्म में दिया है, nth टर्म के फॉर्म में दिया है ये AP ही है। तो उसका पहचानने का तरीका ये है, कि ये लीनियर होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला लीनियर होना चाहिए। लीनियर फॉर व्हाट, लीनियर फॉर AP। और अगर ये लीनियर नहीं है तो नॉट एन AP। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि आपका nth टर्म ऑफ एन AP, या ऐसे दे दिया एक सीक्वेंस दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है। इट इज एन AP, नो, आंसर इज नो, नॉट AP। रीजन क्या है, n की पावर 2 हो गई, तो नॉट एन AP। ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। आ रहा है समझ में। सर अगर पावर 2 नहीं होती, तो 2n AP होता 3n प्लस 1, 2n प्लस 3n प्लस 1, सही है। तो AP होता 2n 3n 5n हो जाता, AP होता। n की पावर 1 AP है। अच्छा एक बात बताओ, n की पावर 1 AP है, अच्छा जरा मुझे ये बताना, ये AP है या नहीं। AP है AP है, सर, AP है ये। सही बताओ। है सर, है सर सही ये है। तो केवल लास्ट टर्म दिया हुआ है। हाँ तो AP है या नहीं, है सर। जी। है सर। बताओ। 1 सेकेंड, चलो तुम लोग सोचो, अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताओ। कॉमन डिफरेंस सर, ये 0 सर कॉमन डिफरेंस जीरो। जीरो सीक्वेंस जीरो में जीरो। केवल एक नंबर है, तो ये कैसे AP हो सकता है। बोले कॉमन डिफरेंस 0, A1 बराबर। Single number is not an AP. चलो AP है या नहीं है, क्या पता चला, तुम लोग डिस्कशन कर रहे है हो। सर। सर AP नहीं है है। AP, AP है। कॉमन डिफरेंस सर इज AP जीरो। है। AP है, ठीक है कॉमन AP डिफरेंस है। 0 इसका है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, n की कोई टर्म ही नहीं है, जो n से मल्टीप्लाई होता है वो कॉमन डिफरेंस है, n है ही नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 0 प्लस n, 0 इंटू n, n से जो मल्टीप्लाई है वो 0 है, कॉमन डिफरेंस 0। और वैसे भी बता दूं AP ये कौन सी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि an की वैल्यू 7, यानी n तुम कुछ भी रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो, हमेशा 7 ही आएगा। तो A1 7 आएगा, A2 7 आएगा, A3 7 आएगा, सब कुछ 7। तो ये AP ऐसे है, कांस्टेंट AP ऐसे सो ऑन। तो भाई जाहिर सी बात है ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कॉमन, दैट इज द एडवांटेज ऑफ जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूले की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखना, ठीक है। अच्छा ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया nth टर्म के लिए। तो मैंने आपसे nth टर्म के लिए ये बताया कि देखो अगर an में n की जो पावर है, an में अगर n की पावर कुछ ऐसे दे रखी है समथिंग, मतलब mn प्लस rp जो भी है, n की पावर अगर 1 है तब तो ये AP है, या 1 से छोटी हो, n ऑर्डर power of n should be less than or equal to 1, less than or equal to 1, ठीक है। less than or equal to 1 for what, for AP के लिए n की पावर 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। देखो यहाँ n की पावर कितनी है 0, यहाँ n की पावर 3, ठीक है। n की पावर 3 नहीं, फिर भी AP है ना, तो n की पावर 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा इसी के बाद तुम इस पे आ जाओ, इसी के बाद तुम आ जाओ एसेंट पे, ठीक है। एसेंट पे
चलो इसी के बाद तुम आ जाओ एसेंट पे, ठीक है, एसेंट पे आ जाओ। अच्छा जैसे मैंने बताया था कि भाई देखो एसेंट जो है ना, एसेंट मैंने आपसे बता, अच्छा ऐसे ही आपसे बोल देता हूँ, एसेंट का मतलब क्या होता है। एसेंट का मतलब ये होता है ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म और पांचवी टर्म एंड सो ऑन, nth टर्म, इन सबको जोड़ लो और आंसर बता दो, वो आ जाएगा आपका एसेंट। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको nth टर्म पता ना हो तो nth टर्म वेरिएबल होगी, तो उसी हिसाब से एसेंट भी तो वेरिएबल होगा। आ रहा है समझ Yes, में, sir. एसेंट का भी कोई ना कोई एक जनरल फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है, तो एसएन का भी जनरल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एसएन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो एसएन इज इक्वल टू ऐसे, देखो एसएन इज इक्वल टू ऐसे बनता है ना, देखो n/2 विद इन अ ब्रैकेट a n प्लस n-2 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू डी, ऐसे ही तो होता है एसएन का मतलब। तो देखो अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखना, एक n बाहर है, एक n अंदर है, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो n पे पावर 2 हो जाएगा ना, n पे पावर 2। Yes, sir. इसका मतलब समझते हो, एसएन की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक में आई, जैसे एग्जांपल 3n² + 5 है, 3n² + 5 है, तो एसएन की वैल्यू किस में है बताओ, क्वाड्रेटिक में है ना, बोलो। सो एसएन की वैल्यू Yes. अगर क्वाड्रेटिक में आई तब तो ये एपी होगा, इट इज एपी, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक से ऊपर गई, क्वाड्रेटिक से ऊपर, जैसे मान लो एसएन की वैल्यू क्वेश्चन में से दे दिया 3n³ + 5n², ऐसे दे दिया, आ रहा है समझ में, देन इट इज नॉट एपी, ठीक है, नॉट एपी। आया समझ में कि नहीं, तो इसे क्या समझ में आया, एसएन के लिए, एसएन का अगर तुम जनरल फॉर्मूला कहते हो, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, जनरल फॉर्मूले की बात, तो एसएन की वैल्यू में अगर पावर ऑफ n लेस देन आर इक्वल टू 2 है, लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तब तो ये एपी है, तब तो ये क्या है, एपी, अदरवाइज नॉट एपी, अदरवाइज नॉट एपी। ये चीज समझ में आए, देन एपी, अदरवाइज नॉट एपी, ये चीज समझ में आए। अगर एसएन में पावर ऑफ n, पावर माइनस में भी हो सकती है, पावर माइनस में भी हो सकती है। पावर माइनस में नहीं जा सकती ना, n की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, आ रहा है समझ में, ये हो गया। अच्छा अब देखो, अब एसएन को थोड़ा सा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, एक तरह से एसएन के बारे में पता कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको दे दिया एसएन, एसएन आ गया 3n² + 5 है, ये आ गया। तो बताओ इससे तुम एपी कैसे आइडेंटिफाई करो कि एपी क्या रही होगी, अगर तुम्हारा एसएन दे रखा है। एसएन का मतलब समझते हो, सम ऑफ nth टर्म, तो अगर n के प्लेस पे यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, n के प्लेस पे 1, तो इसका मतलब हो जाता है सम ऑफ 1 टर्म, यानी सम ऑफ 1 टर्म क्या होती है, मैंने अभी बताया था, सम ऑफ 1 टर्म ही आपकी पहली टर्म। ये निकालेंगे कैसे, कि जो जनरल फॉर्मूला है उसमें n के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, 3, 1 का स्क्वायर + 5 टाइम्स ऑफ 1, तो व्हाट इज द आंसर, 3 + 5, तो व्हाट इज द आंसर, आपका आ जाएगा आंसर 10। अच्छा इसी तरह से n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो 10? क्या आएगा, S2 आएगा, S2, Sir, S2 का 10 मतलब कैसे हुआ? सर 8 होगा, आप n की वैल्यू 1, क्या 8 क्या 8 लिखा है मैंने, 8 ही तो लिखा है, Yes, sir. 8 ही तो था। चलो चलो ये देखो, S2 की वैल्यू निकालो। S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब हो जाता है कि सर 2 टर्म तक का सम, तो 2 टर्म तक का सम तो पहला और दूसरे को बोलते, इसको बोलते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, इसकी वैल्यू आएगी आपकी, बस एसएन में n के प्लेस पे 2 रख दो, तो 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, 3 × 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा जाएगा 12 और 5 2 जा जाएगा 10, तो आंसर इज 22। ये आपका S2 आया है। S2 का मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म तक का सम, ये आया है आपका 22, जिसमें से आपको पहली टर्म पता है 8, ये आपको पहली टर्म पता है 8, तो अगर मैं पहली टर्म यहां रख देता हूं 8, तो क्या मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी, यानी 8 + सेकंड टर्म इज इक्वल टू 22 और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 22 - 8 विच इज इक्वल टू 14, करेक्ट है। अच्छा
मैंने बताया था कि एपी को पता करने के लिए आपको किसी भी एपी को बारे में जानना है, कोई भी एक का, तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। और ये डिफरेंस निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म तो आपकी 14 आ गई और फर्स्ट टर्म आपकी 8 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और जब आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गई, तो आपको एपी मिल गई। एपी क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी आपकी 8, 8 के बाद 6 ऐड कर देंगे 14, 14 के बाद 6 ऐड कर देंगे 20, 20 के बाद 6 ऐड कर देंगे 26 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में? देखो जनरल फॉर्मूला कितना यूजफुल होता है। जनरल फॉर्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और एक बार अगर हमें एपी के बारे में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चला, तो एपी का हमें कुछ भी पता चल जाएगा। इसीलिए हमारा तरीका वही है कि पहले S1 से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर S2 से यानी A1 प्लस A2 की हेल्प से सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, और जब हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिल जाएगी तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डी निकालेंगे, और जब ए और डी मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आया समझ में? बोलो। यस सर। हमने एपी के बारे में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है, सारी चीजें कवर कर ली है। अब हमें बस क्वेश्चंस लगाने हैं ढेर सारे, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, यस सर। बताओ ये समझ में आया या नहीं है? तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा था प्रॉपर? यस सर, इतना सारा इजी चैप्टर होता है, इजी चैप्टर होता है, इसमें क्वेश्चन ही लगवाना है। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज मैंने नोटिस की कि लास्ट वाले जो टेस्ट हुआ है उसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 13 बच्चे ने पेपर दिया, क्यों? उसका रीजन क्या है? 18 तो यहाँ पे प्रेजेंट हो। एग्जाम को पढ़ रहे थे सब। अफनान तुमने पेपर दिया था? नो सर। नेक्स्ट पेपर से रहना आप लोग, ठीक है? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट पेपर से रहिए, टेस्ट पेपर को अच्छे से दीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है। और नेक्स्ट पेपर से बाकी बच्चे भी ज्वाइन होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे भी देंगे, आप लोग भी देंगे, तो आप अपने आप को अच्छे से मतलब वहां पे देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या आ रही है, किस प्लेस पे हुआ, ठीक है? आ रहा है समझ में? सब एक साथ अब ये हो गया। हाँ सब एक साथ मिलके देंगे एग्जाम? हाँ, उनका अलग भी होता है, लेकिन आप लोग हाँ उनके आपके साथ भी दे देंगे, तो सारे के सारे आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा अच्छा सा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारी वर्कशीट अभी बची हुई है, ठीक है? इस पे देखो, वर्कशीट नंबर 4, बाकी भी मैं आपको दे दूंगा। वर्कशीट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बताना है हुज जनरल टर्म an इज इक्वल टू क्या दे रखी है? 2n + 1। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर पता होगा। 2 कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ? 2 जो n के साथ मल्टीप्लाई है वही आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है? और नहीं तो आप फाइंड भी कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, a1 निकालो तो a1 हो जाएगा आपका 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। a2 आप निकालो, a2 आपका आ जाएगा 2 × 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब आप कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा a2 - a1 दैट इज 5 - 3, आंसर आ जाएगा 2। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एपी, आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना। एक जो आपको एपी दे रखी है, एपी क्या है? 2, 5, 8 एंड सो ऑन 59, ठीक है? ऐसे तो आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे बताएंगे भाई? हम इसको मान लेते हैं कि ये nth प्लेस पे है। ये किस प्लेस पे? nth प्लेस पे। तो nth प्लेस पे तो हमें समाओ बस n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये nth प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए a + n - 1 × d। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 59 के बराबर आनी चाहिए। करेक्ट है या नहीं? जिसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है व्हाट? 2 एंड n कैलकुलेट करना है, ठीक है? अच्छा इसके बाद d की वैल्यू कितनी है? 3। तो व्हाट इज द आंसर? 59। अब इसे और सब्ट्रैक्ट करो, 3 टाइम्स ऑफ n - 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 57 और n - 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19 जब आप 3 से इधर लाके डिवाइड करोगे तो, और सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो n की वैल्यू 20 का मतलब 20th प्लेस पे आपका 59 है। तो 20th प्लेस पे लास्ट वाला नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 59, ठीक है? आसान है। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। एक बार थर्ड आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। आपको ये बताना है कि भाई इसका पहला पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, इसका पहला पॉजिटिव नंबर कौन सा, ठीक है? तो आप बस ये देख लो कि 0 कहाँ आ रहा है। जहां 0 आ रहा होगा उसके बाद वाला नंबर पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसके केस में जब आपको बताना होता है ना फर्स्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा या फिर फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, तो 0 के रेस्पेक्ट में बताते हैं। आप ये फाइंड करने के लिए कोशिश करो कि 0 कहाँ लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है?
यानी मान लो एक बार एपी में मान लो कि जैसे आपका जो एपी है -11 के बाद -8 के साथ -5 सो ऑन, कहीं यहाँ बीच में 0 आ रहा है, मान लो आप, और 0 आ रहा है तो इसके लिए n फाइंड करो, इसके लिए n फाइंड करो। n कैसे फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने फॉलो, ठीक है। तो इसके लिए n की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। सर कौन सा वाला क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 कौन सा वाला, क्वेश्चन 3 ये है ना, फाइंड द फर्स्ट 1 पॉजिटिव टर्म। सर इसका 1 1, चलो ठीक है, 1 तो नहीं आएगा, अच्छा 1 आएगा, 1 आएगा, मे बी पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। आपसे पूछा है द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, तो 1 ही होगा, 1 और 3 में से हो सकता था -2 और -4 तो होगा नहीं। यस सर 1। चलो ठीक है, चलो अब देखो, एक बार हम मान ले रहे हैं कि nth टर्म हमारी 0 है, यानी a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए -5 में से -8 सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो -5 माइनस, जब -8 करोगे ना तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी -11 है, प्लस n कैलकुलेट करना है सच दैट d की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 इज इक्वल टू 0। तो आप 11 को इस साइड भेज दो, तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11/3, और n की वैल्यू 11/3 का आंसर कितना आता है, 11/3 का आंसर 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3.6 मान। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.6, यानी 4.6 प्लेस पे आपका 0 आएगा। इसका मतलब समझते हो, 0 कभी नहीं आएगा, 4.6 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 0 आएगा ही। तो 0 अगर नहीं आएगा तो भाई 0 के बाद वाला नंबर आएगा, तो 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा बताओ, 0 के बाद n = 5, 5th प्लेस का नंबर आएगा। ये जो 5th प्लेस का नंबर है वो आपका पहला पॉजिटिव नंबर है। आ रहा है समझ में, ये चीज समझ में आई या नहीं, सबसे समझ में आई या नहीं, बताओ ये चीज। यस सर। अच्छा किसे नहीं आया, कोई है जिसे नहीं आया हो, एक बार मैं फिर से बता दूं अगर ना आया हो किसी को। नो सर आ गया सब। चलो ठीक है, ठीक है। सो n = 5, तो आपको बस a5th फाइंड करना है, a5th। तो a5th की वैल्यू क्या होगी, a + 4d। a + 4d आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म जो कि -11 है प्लस 4 टाइम्स ऑफ d, d आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 है आपका। तो व्हाट इज द आंसर, -11 + 12 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू a आ जाएगा आपका आंसर, a होगा इसका करेक्ट, इसका a हो जाएगा। और अभी हमने इसको क्या सॉल्व किया था 20, और इसका क्या आंसर आया था 2। आ रहा है, यस सर। अब हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ टर्म 20 फ्रॉम द एंड, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या होता है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब इस एपी को आप रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद फर्स्ट शुरुआत से फोर्थ टर्म फाइंड कर लोगे। तो ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आया, इसको सॉल्व करके आप ही लोग बता दें, क्योंकि मैंने सॉल्व 26। ओके 26, बाकी का भी 26 आया, एक बार सॉल्व कर लो आप लोग। यस सर। चलो 26, ठीक है, इसका आंसर है 26। अच्छा अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5, तो 5 में कह रहा है द 11th and 13th टर्म ऑफ एपी 35 and 41। तो आपसे देखो ये कह रहा है कि 11th टर्म क्या है 35 एंड 13th टर्म ये कितनी है 41, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गई, जैसे मैं कहा था ना कि अगर पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो आपको एपी की सारी चीजें पता चल जाए। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो ये ऐसे निकालते हैं, a + 10 टाइम्स ऑफ d, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 35, और a + 12 टाइम्स ऑफ d, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 41। सर इसमें फर्स्ट टर्म और 11 टर्म और 13 टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, 3 है कॉमन डिफरेंस।
नहीं, ऐड करके नहीं आएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा बेटा, एक को गायब करना पड़ेगा ना, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब ये कैंसिल होगा, ऐड करते तब तो वो ए के फॉर्म में आता, तब कैसे आता? ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब ये गायब हो सर आप जाएगा। लॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं ना, मैंने शॉर्टकट से किया है। हाँ सही है, ये भी सही है कि आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, वैसे मैं भी यहाँ भी कर रहा था। चलो, -2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे? तो 41 - 35, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 आंसर। 76। अच्छा, यहाँ भी माइनस है, वही मैंने कहा नेगेटिव कैसे आ रहा है। तो 41 - 35 आपका आ जाएगा आंसर -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, तो डी = 3 आएगा आपका, 3 है ऑप्शन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, √32 के बाद क्या आएगी? देखो आपको पता है ये आपका 2⁴ था, तो ये 4√2 था, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर 5√2 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने सॉल्व किया था ना क्लास में, 3√2, 4√2, ये 5√2 आएगा, तो 5√2 कौन सा है? ये है 5√2। ठीक है, हमने सॉल्व किया था ना ये वाला क्वेश्चन क्लास में। यस सर। यस सर। चलो, अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। उस हिसाब से तो यहाँ 18 नहीं 16 होना चाहिए। कहाँ पे? जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो दूसरा टर्म दिया हुआ है। नहीं, 8 के बाद 18 सही दिया हुआ है, हमने भी जब सॉल्व कर पाया तो 8 के बाद 18 ही था, 16 नहीं था, तो नहीं दिया। सब अवेलेबल है प्रूफ के साथ, तुम लोग ये देखो यहाँ 8 के बाद 18 के बाद 32। ठीक है, तो ये है कि हमने यहाँ √2 से स्टार्ट किया था, उसमें √2 नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? 8, 18, यस सर। 8, 18, 32। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 5th टर्म 10th टर्म दोनों बराबर, किसके बराबर? 5a के बराबर। ठीक है, आ रहा है समझ में? देन a15 आपको बताना। अच्छा, कह रहा है कि भाई 5th टर्म, यानी 5th टर्म का मतलब क्या? a + 4d, और 10th टर्म यानी a + 9d, ये दोनों बराबर है, किसके बराबर है? 5 टाइम्स ऑफ a के, 5 टाइम्स ऑफ a, 5 टाइम्स ऑफ a। तो आपको a15 बताना। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ a दिया है, चलो 5 टाइम्स ऑफ a, देन आपको बताना a15। तो a15 बताने के लिए पहले आप क्या, मैंने बताया था कि भाई 2 इक्वेशन बनती है, उनमें से आप a और d फाइंड कर लें सबसे पहले। ap जब आपको पता चल जाएगी तो आप कुछ भी बता सकते हो। तो इन सब क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनने वाली, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, माइनस टाइम d, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। तो 0 का मतलब समझते हैं, d की वैल्यू आ गई 0, और अगर d की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, नो चेंज। a की वैल्यू कितनी आएगी? फिर a की वैल्यू हो जाएगी आपकी, a की वैल्यू हो जाएगी, आप यहाँ 0 पुट करो, a = आ जाएगा आपका 5 है, a = आपका 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर तो 5 होगा। 5 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, हो सकता है ये a ना रहा हो, ये कुछ और रहा हो। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये a के बाद सबसे कुछ लगाया तो है। ऊपर 5a से a को काट के फिर = 0 करके कर दीजिए। क्या? क्या कह रहे हो? चलो इसे छोड़ो, यहाँ पे ये इसमें होगा कुछ, कोई मिस्टेक होगी यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ए के प्लेस पे यहाँ एक सब्सक्रिप्ट कुछ दिख तो रहा है यहाँ पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसे छोड़ो। ठीक है, यहाँ कुछ हो गया मसला, देखते हैं इसको, मैं बता दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं इसमें चेंज करके आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं इसके प्लेस में, मैं इसका करेक्ट आंसर लिख के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो भी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपी। तो एपी के लिए मैंने बताया, एपी के लिए आपको क्या करना है, जो एपी नहीं होगा उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो आप बस आप चेक कर लोगे कि किसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे कौन है? इसका आंसर क्या है? इसका बी है। एपी 7 - 3 4,
12 माइनस 7, हाँ बी है, बी वाला है, सब कॉमन डिफरेंस यहाँ से। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। पहले आप इसका एपी बना के कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो कैसे, एक चीज रह जाती है इसमें, देखो आपसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर होते क्या है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इसके फर्स्ट 20 टर्म चाहिए हमें, शुरुआत से लेकर 20 टर्म, इन सब टर्म तक का हमें सम चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए जस्ट डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, S20 निकालना है, S20 20 टर्म तक का सम। तो 20 टर्म तक का सम आएगा क्या, 20 डिवाइड बाई 2 विद इन अ ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 20 माइनस 1, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है, इनटू डी। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का, ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ सर से कट करो, 29। आंसर आ जाएगा 10। 400 के आ बाद गए आप सर। इसे, कितना आया, 400 सी। 400, ठीक। 38 प्लस 2, ये आ जाएगा आंसर आपका 400, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर, इसका भी आंसर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो मैंने बताया था ना n तक के नेचुरल नंबर तक का सम n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो हमें 20 तक चाहिए, तो 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 210। ठीक है। हाँ बस यहाँ से कट कर दो, यहाँ 10 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 200। ये फॉर्मूला हमने बताया ना, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ डिस्कस किया है। ये देखो यार, सम ऑफ नेचुरल नंबर Sn की वैल्यू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। n तक चाहिए तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 20 तक चाहिए तो 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 11 देखो, 11 ऐसा ही क्वेश्चन आपका 11 वाला ही एक बार आ चुका है एंट्रेंस में, बस ऐसा ही आया था, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। 11th वाला देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, 10, हालांकि यहाँ 3 डिजिट के अंदर पूछा गया था, तो 10 मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, स्टार्ट से लिख दो, 7, 14, यही सब तो मल्टीपल है, 21 डॉट डॉट डॉट। तो 10 टर्म हमें चाहिए, 10 टर्म, इन सब का सम चाहिए। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आप कैलकुलेट करने के लिए भाई 10 टर्म है तो सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 10 बाई 2 विद इन अ ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 7 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9 टाइम्स ऑफ डी। डी आपका कितना है 7, ये आ जाएगा आंसर। ये चीज समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? नो सर। बाकी लोग? 7 6 8। नो सर। ओके, इसके बाद से टेस्ट में रहना प्रॉपरली, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हालांकि टाइम हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस वर्कशीट को सॉल्व करके ही अब जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। सम ऑफ एपी 3, 7, 11, इन सब का सम 210 है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म कितना है, n नहीं मालूम, तो n नहीं मालूम तो आपको देखो सम दे रखा है, यानी Sn दे रखा है और n नहीं मालूम, ठीक है। n बाई 2 विद इन अ ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 3, और n हमें नहीं पता, n माइनस 1 ही रहेगा, और d कॉमन डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता चलेगा ये 4 है। इन सब का सम दे रखा है, सम कितना है, सम है आपका 210, तो इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। देखो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, नंबर 11 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हमने कैलकुलेट किया, हमने बताया नहीं आपको आंसर, यहाँ तक कैलकुलेट कर दिया। देखो ये सर 14 मेरा आया, तो आंसर आया है 375, जो कि इसमें है ही नहीं। जो कि इसमें है ही नहीं, बात तो बहुत, देखो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9 7 जा 63, यही तो होता है। 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67, और 67 और 10 77, तो एक्चुअली में इसका आंसर 770 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 385 आ जाएगा, ये है ऑप्शन इसका, ठीक है। चलो अच्छा देखो इसे
इसे सॉल्व करो, 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस 4n माइनस 4, ये हुआ, और डिवाइड में 2 है, तो इस डिवाइड में 2 को राइट साइड लेके चले जाओ, ये 410 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, देखो 6 माइनस 4 ये आपका आ जाएगा 2, ये एक्चुअली में 4n प्लस 2 बचेगा, 4n प्लस 2, और बाहर एक n था, एक n ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 410। अभी भी एक 2 से इसे कट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और 2 से सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1, और विद इन अ ब्रैकेट n इज इक्वल टू 210, 205। एक बार और n से मल्टीप्लाई करिए तो 2n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 205। ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, आ रहा है समझ में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है, सर आ जाएगा। Yes, आ sir. जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सर हमने 15 ऑलरेडी का सॉल्व आंसर। कर, हाँ सर 15 का आंसर इसका 15। अच्छा, इसका 15 आ जाएगा, 15 स्क्वायर 225, 225 इंटू 2, ना 15 नहीं आ रहा है दोस्त, सर जी 15 आ रहा है, क्योंकि 15 और 14 का फैक्टर बनाना, नहीं तो फिर 15 15 को 14 का सेटिस्फाई, फैक्टर बनाना। 15 सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए, 15 का स्क्वायर देखो 420 होगा वहाँ। कहाँ पे, यहाँ 410 किया है वहाँ। अच्छा यहाँ पे, वही तो मैंने कह रहा, सेटिस्फाई तो होना चाहिए। चलो यहाँ देखो 210 के बजाय यहाँ 420 होना चाहिए, ये सारी चीजें पहले ही बता दिया करो। 220 यहाँ आ जाएगा आपका, 210, 210 यहाँ भी आ जाएगा, अब करेक्ट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 तो बिल्कुल इजी है, √18, √8, √32, तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला नंबर आपका आएगा 5√2, तो 5 आप अंदर ले आओ, बस 5 आप अंदर ले आओ, 25 बन जाएगा, 25 के बाद 50 आ जाएगा, 250। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 0, तो आप मान लोगे nth टर्म ऑफ एपी इज 0, ठीक है। आप इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, 14 क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, ठीक है, तो आप मान लोगे nth टर्म 0 होगी, anth 0 होगी, anth 0। n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a आपको दे रखा है 21 प्लस n कैलकुलेट करना है, और d आपको पता है, d कितना है, देखो यहाँ 18 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आएगा, -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 21 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। सो आपका आंसर जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8, यानी 8 टर्म 0 होगी इसकी, ठीक है, 8 टर्म 0। अच्छा, इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5, ये बहुत आसान है, ये नहीं लगवा रहा। सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 9, नो। सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 6, 100 मल्टीपल ऑफ 4, 100 मल्टीपल ऑफ 3, 100 मल्टीपल ऑफ 8। ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो आप चाहें तो इसमें से 1 या 2 लगा लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, कोई वो नहीं होता, ठीक है, इसको लगाने का, ठीक। बाकी वर्कशीट भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ठीक है। आ रहा है समझ में, Yes, sir. एक डाउट था, हाँ बताओ। तो आपने शीट में भेजी थी एपी वाली, वो बुक में से उसमें क्वेश्चन था एपी की मैंने जो सीट भेजी ना, आपने जो पहले भेजी थी बुक उसके क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लो।